तो चर्चा की शुरुआत एक छोटे से लेकिन बहुत गहरे सवाल से करते हैं। एक लेखक है नरेंद्र कठेत जी। उन्होंने अपने लेख में एक बड़ा दिलचस्प अनुभव साझा किया है। वो पहाड़ की एक पगडंडी पर दो बच्चों से पूछते हैं, आपको गढ़वाली आती है? और दोनों बच्चे पूरे गर्व से कहते हैं, हाँ आती है। लेकिन जब वो अगला सवाल पूछते हैं, अच्छा तो गढ़वाली क्या है, तो जवाब बट जाते हैं। एक बच्चा कहता है ये बोली है क्योंकि ये यहाँ बोली जाती है। दूसरा कहता है नहीं, ये भाषा है क्योंकि यह माँ से संस्कारों में मिली मातृभाषा है और पूरे इलाके के लोगों की लोक भाषा है। और यही दुविधा जो उन दो बच्चों के मन में थी वही आज बड़े स्तर पर भी दिखाई देती है। लोग गढ़वाली रोज सुनते हैं, आपस में बात करते हैं, लेकिन उसे पढ़ते कभी कभार ही हैं। और जब भी भाषा की अस्मिता की पहचान की बात आती है तो एक ही रटा रटाया शब्द सबकी जुबान पर होता है, 8वीं अनुसूची। बिल्कुल, 8वीं अनुसूची। हाँ, संविधान की वो सम्मानित लिस्ट जिसमें शामिल होने के लिए हर भाषा संघर्ष करती है। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का मिशन एक तरह से इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमता है जो कठेत जी के लेख से उभरा है। गढ़वाली की असली पहचान क्या है? क्या ये सिर्फ एक बोली है, एक भाषा है, या इन दोनों से बढ़कर कुछ और है? चलिए इस लेख में दिए गए तर्कों, कहानियों और कुछ हैरान करने वाले उदाहरणों के जरिए इस गुत्थी को परत दर परत खोलने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये सवाल सिर्फ गढ़वाली का नहीं है, ये हर उस समुदाय का है जो अपनी सांस्कृतिक जड़ों को, अपनी पहचान को समझने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए इसे खोलते हैं। सबसे पहले तो यही समझना जरूरी है कि विशेषज्ञ बोली और भाषा में फर्क क्या बताते हैं। क्या ये सिर्फ एक एकेडमिक डिबेट है या इसका कोई गहरा व्यावहारिक मतलब भी है? नहीं, इसका मतलब बहुत गहरा है और इसकी जड़ें इतिहास में हैं। लेख में शिवराज सिंह रावत निसंग की एक किताब का जिक्र आता है, भाषा तत्व और आर्य भाषा का विकास। उनके अनुसार किसी भी जन समाज में जो प्रचलित शब्दावली होती है और उसे इस्तेमाल करने का जो ढंग होता है उसे ही बोली या भाषा कहते हैं। असल में बोली का ही संस्कारी और परिष्कृत रूप भाषा कहलाता है। अच्छा, यानी बोली कच्ची मिट्टी है और भाषा उससे बना हुआ एक सुंदर घड़ा। ये तो बहुत दिलचस्प नजरिया है। कोई भी भाषा सीधे आसमान से नहीं टपकती, वो एक बोली के रूप में शुरू होती है और फिर समय के साथ विकसित होकर समर कर एक भाषा का रूप लेती है। ये तो इंसानी समाज के विकास जैसा ही है। सही पकड़ा आपने। जैसे एक छोटा सा गांव विकसित होकर एक बड़ा शहर बन जाता है, वैसे ही एक बोली समर कर भाषा बन जाती है। बिल्कुल, हर भाषा का अपना एक शुरुआती दौर होता है और उस दौर में वो एक बोली ही होती है। तो इस नजरिए से देखें तो बोली और भाषा एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। नहीं, वो जन टकसाल में ढलती है। ये जन टकसाल शब्द ही अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। हाँ, जन टकसाल। जैसे टकसाल में सिक्के ढलते हैं, वैसे ही लोगों के बीच रोजमर्रा की बातचीत में भाषा स्वाभाविक रूप से अपना आकार लेती है। और यहाँ जन समाज और जन टकसाल जैसे शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये दोनों इस बात पर जोर देते हैं कि भाषा की शक्ति लोक में होती है, यानी आम लोगों में। इसका विकास एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है, जैसे कोई पौधा उगता है। ये किसी प्रयोगशाला में या किसी समिति के बंद कमरे में नहीं बनती। कवि और साहित्यकार उसे संवारते हैं, शिष्ट समाज उसकी मर्यादा बढ़ाता है, लेकिन उसकी आत्मा तो आम लोगों के बीच ही बसती है, उनके गीतों में, उनकी कहानियों में, उनकी गालियों तक में। हाँ, उनकी गालियों तक में। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाषा किसी लैब में या किसी कमिटी के कमरे में नहीं बनती, वो गलियों में, घरों में, लोगों के बीच टकसाल की तरह रोज रोज ढलती है। ये एक टॉप डाउन प्रोसेस नहीं, बल्कि एक बॉटम अप ऑर्गेनिक क्रिएशन है। और इस टकसाल की सबसे पहली कारीगर कौन होती है? शायद माँ। बिल्कुल, और यहीं से चर्चा में एक और अहम पहलू जुड़ता है, मातृभाषा। लेखक मंगलेश डबराल का एक बहुत ही मजेदार उदाहरण है। वो कहते हैं कि इस देश में किसी की भाषा हिंदी नहीं है, किसी की छत्तीसगढ़ी है, किसी की बुंदेलखंडी या भोजपुरी। उनकी अपनी भाषा गढ़वाली है, भले ही वो आज हिंदी में लिखते हों। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन शायद वो एक गहरी सच्चाई की ओर इशारा कर रहे हैं। हाँ, वो इशारा कर रहे हैं वाचिक परंपरा की तरफ, यानी ओरल ट्रेडिशन। उनका मानना है कि वाचिक परंपरा तभी जिंदा रह सकती है जब कोई भाषा लोक भाषा हो, मतलब लोगों की अपनी जमीनी भाषा हो। हिंदी के साथ संकट यह है कि वो संपर्क भाषा तो है,
पर किसी की भी मूल पहली भाषा नहीं है, इसलिए उसकी वाचिक परंपरा कमजोर हो रही है। और यही खतरा गढ़वाली के सामने भी है, क्योंकि उसकी असली ताकत तो वाचिक परंपरा में ही है। ये तो हम सब महसूस कर सकते हैं। हमारी माँ या नानी दादी जिस लहजे में बात करती थीं, जो मुहावरे इस्तेमाल करती थीं, वो हमें किसी किताब ने नहीं सिखाया। वो हमारी रगों में उतर गया। और वो वाचिक परंपरा अगर कमजोर हुई तो भाषा की आत्मा पर गहरी चोट पहुंचेगी। और इस आत्मा की पहली शिक्षक माँ ही होती है। आचार्य विनोबा भावे का इस पर एक बहुत सुंदर विचार है। वो कहते हैं कि बच्चा व्याकरण जाने बिना ही अपनी मातृभाषा सही सही बोलता है। वो कभी माँ आया नहीं कहता। उसकी माँ उसे लिंग का सही इस्तेमाल सिखाती है, और ये सब स्वाभाविक रूप से दुलार के साथ होता है। एक अनपढ़ माँ भी व्याकरण की गलती नहीं करती। वो भाषा की पहली पाठशाला है। मतलब माँ भाषा को नियमों के बोझ से नहीं बल्कि संस्कारों से सिखाती है। लेकिन क्या ये पाठशाला सिर्फ बचपन तक ही सीमित है? अगर कोई बचपन में अपनी मातृभाषा न सीख पाए तो क्या वो मौका हमेशा के लिए चला जाता है? नहीं, और यही इस लेख की एक और खूबसूरत बात है। ये बताता है कि अपनी जड़ों से जुड़ने की कोई उम्र नहीं होती। इसमें श्री अरविंद का उदाहरण है, जिन्हें आधुनिक भारत के निर्माताओं में गिना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने अपनी मातृभाषा बांग्ला भारत में नहीं, कहाँ? इंग्लैंड में एक अंग्रेज से सीखी थी। ये दिखाता है कि अपनी भाषा से जुड़ाव एक एहसास है, और ये एहसास किसी भी उम्र में जाग सकता है। इससे एक बड़ा सवाल मेरे मन में आ रहा है। हम हमेशा भाषा और साहित्य की बात पढ़े लिखे लोगों, कवियों, लेखकों से जोड़ते हैं, लेकिन क्या भाषा को बचाने और उसे जिंदा रखने की जिम्मेदारी सिर्फ उन्हीं की है? जो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते, क्या उनका कोई योगदान नहीं है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और लेख इस धारणा को पूरी तरह खारिज करता है। इसमें तर्क दिया गया है कि किसी भी भाषा के विकास में निरक्षरों की भूमिका ज्यादा सार्थक रही है। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि निरक्षर का मतलब अज्ञानी नहीं है। हाँ। निरक्षर वो है जिसे अक्षर ज्ञान नहीं है, लेकिन वो ज्ञानी हो सकता है, अनुभवी हो सकता है, संस्कृति का वाहक हो सकता है। जैसे मुगल बादशाह अकबर का उदाहरण दिया गया है। वो साक्षर नहीं थे, पढ़ नहीं सकते थे, पर ज्ञान के ऐसे प्यासे थे कि उनके पुस्तकालय में, आप सोचिए, 24,000 चुनी हुई हस्तलिखित किताबें थीं। 24,000? जिन्हें वो रोज दूसरों से पढ़वा कर सुनते थे और उन पर चर्चा करते थे। ज्ञान की ऐसी प्यास। और यही बात गढ़वाली पर भी लागू होती है। गढ़वाली भाषा का जो असली और बहुमूल्य खजाना है, लोकगीत, लोक कथाएं, पहेलियां, मुहावरे, कहावतें, वो आज भी उन लोगों के पास ज्यादा सुरक्षित हैं जो शायद साक्षर ना हो, लेकिन वो भाषा की आत्मा को, उसकी लय को, उसके भाव को समझते हैं। वे बोली और भाषा के इस एकेडमिक द्वंद्व में नहीं पड़ते। उनके लिए तो ये सांस लेने जैसी सहज प्रक्रिया है। वो भाषा को जीते हैं, उसका विश्लेषण नहीं करते। तो असल वाहक वही हैं। लोक साहित्य को सहेजने वाले भी उतने ही बड़े साहित्यकार हैं जितने उसे लिखने वाले। ये तो हमारे समाज की बात हुई, लेकिन क्या दुनिया में कहीं और भी ऐसा हुआ है? क्या किसी और कौम ने अपनी भाषा को बचाने के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है, उसे अपनी पहचान का केंद्र बनाया है? हाँ, और लेख में दिया गया उदाहरण वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। सबसे सशक्त उदाहरण आयरलैंड का है। गुलामी के दौरान उनकी अपनी भाषा गालिक लगभग खत्म हो गई थी। पराधीनता का जो मनोवैज्ञानिक असर था वो इतना गहरा था कि लोग अंग्रेजी को ही अपनी मातृभाषा मानने लगे थे, और अगर किसी को गालिक आती भी थी तो वो उसे बोलने में शर्म महसूस करता था। अपनी ही आवाज से शर्मिंदा होना, ये तो अपनी पहचान को पूरी तरह मिटा देने जैसा है, अपनी आत्मा पर ताला लगा देना। लेकिन फिर क्या हुआ? क्या वो भाषा हमेशा के लिए खो गई? नहीं। जब आयरलैंड में राष्ट्रीय चेतना जागी, जब लोगों ने अपनी आजादी के लिए लड़ना शुरू किया, तो उन्हें एक भयानक एहसास हुआ। उन्हें लगा कि उन्होंने आजादी से भी ज्यादा कीमती चीज, अपनी भाषा, अपनी आत्मा खो दी है। फिर गालिक को पुनर्जीवित करने का एक विशाल आंदोलन चला। वो एक राष्ट्रीय जुनून बन गया। देखते देखते वो पूरे आयरलैंड पर छा गया। देश की उन्नति चाहने वाला हर व्यक्ति गालिक पढ़ना और पढ़ाना अपना सबसे बड़ा कर्तव्य समझने लगा। ये तो किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। एक पूरी कौम अपनी खोई हुई आवाज को वापस पाने के लिए खड़ी हो गई। और इसी आंदोलन के एक नायक थे डी वेलारा, जो बाद में आयरलैंड के राष्ट्रपति बने। उन्होंने युवावस्था में एक 100 साल के बूढ़े मोची से गालिक सीखी थी, और जो उन्होंने कहा वो आज भी सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देता है। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा, यदि मेरे सामने एक और देश की स्वाधीनता रखी जाए और दूसरी ओर मातृभाषा, और पूछा जाए कि दोनों में से एक कौन सी लोगे,
तो मैं एक क्षण की भी देरी किए बिना मातृभाषा को ले लूंगा। 1 मिनट, ये बात तो हैरान करने वाली है। देश की राजनीतिक आजादी से भी ऊपर भाषा को रखना, ये आज के दौर में सोचना भी मुश्किल है। इसका मतलब उनके लिए भाषा के बिना आजादी का कोई मतलब ही नहीं था। बिल्कुल, उनके लिए भाषा सिर्फ संवाद का जरिया नहीं थी, वो उनकी पहचान का केंद्र थी, उनकी संस्कृति की आत्मा थी। उनके लिए भाषा के बिना आजादी अधूरी थी, बेमानी थी। लेकिन एक तर्क ये भी तो है कि एक मानक भाषा जैसे भारत में हिंदी देश को जोड़ने का काम करती है। क्या अपनी अपनी बोलियों या भाषाओं पर ज्यादा जोर देने से हम बट नहीं जाएंगे? राष्ट्रीय एकता का क्या होगा? ये एक बहुत वैध सवाल है, लेकिन शायद डी वेलरा और आयरलैंड के लोग इसे अलग तरह से देखते थे। उनके लिए अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ना राष्ट्रीय एकता को कमजोर करना नहीं था, बल्कि उसे और मजबूत करना था। जब एक समुदाय अपनी पहचान को लेकर आत्मविश्वासी होता है तो वो दूसरों से बेहतर तरीके से जुड़ पाता है। शायद असली एकता अपनी विविधता को मिटाने में नहीं, बल्कि उसे सम्मान देने और सहेजने में है। भारत का तो पूरा विचार ही अनेकता में एकता पर टिका है। वाह, ये एक बहुत शक्तिशाली परिप्रेक्ष्य है। लेख में एक और छोटा लेकिन बहुत प्यारा उदाहरण जापान का भी है। हाँ, वहाँ कोबोदाइशी नाम के एक लेखक हुए। उन्होंने संस्कृत से प्रेरणा लेकर 50 अक्षरों की जापानी वर्णमाला बनाई, और सिर्फ वर्णमाला ही नहीं बनाई, बल्कि उन 50 अक्षरों से एक ऐसी अद्भुत कविता रची जिसका नाम इरोहो है और जिसमें कोई भी अक्षर दोहराया नहीं गया है। ये कविता आज भी हर जापानी बच्चे को याद कराई जाती है। सोचिए, वर्णमाला सिखाने का कितना सुंदर और सांस्कृतिक तरीका है। भाषा को शिक्षा और संस्कार से कैसे जोड़ा गया है। तो इन सब शक्तिशाली उदाहरणों के सामने गढ़वाली आज कहाँ खड़ी है? आयरलैंड ने अपनी खोई हुई भाषा को वापस पा लिया, जापान ने अपनी भाषा को संस्कृति का आधार बना लिया। हम कहाँ हैं? और यहीं पर लेखक एक कड़वी सच्चाई बयान करते हैं। गढ़वाली भाषा सुनने सुनाने तक सीमित हो गई है। हम मंचों पर खड़े होकर गढ़वाली भाषा के 500 साल के गौरवशाली इतिहास की बात करते हैं। हाँ, करते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि हमारे पास गढ़वाली भाषा का एक भी पुस्तकालय नहीं है। किताबें लोगों की निजी बस्तों में बंद हैं, धूल खा रही हैं। ये तो बहुत बड़ी विडंबना है। हम उस खजाने पर गर्व कर रहे हैं जिसके तिजोरी की चाबी हमने कहीं खो दी है। बिल्कुल। सोचिए उन बस्तों में क्या क्या बंद होगा। पीढ़ियों के अनुभव, किस्से, गीत, ज्ञान की पूरी परंपरा, और हम उसे खोलने के बजाय उस पर 500 साल के इतिहास का लेबल लगाकर गर्व कर रहे हैं। कुछ बस्ते तो ऐसे हैं जिन्हें ढोने वाले भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके साथ वो ज्ञान भी हमेशा के लिए चला गया। तो ये तस्वीर तो थोड़ी निराशाजनक लगती है। क्या लेखक कोई रास्ता भी सुझाते? What is the way forward? संदेश निराशा का नहीं, बल्कि एक आह्वान का है, एक पुकार है। लेखक कहते हैं कि अब भी देर नहीं हुई है। सबसे पहले गढ़वाली को बोली या उपबोली के संकीर्ण दायरे और हीन भावना से मुक्त करना होगा। ये मानसिकता बदलनी होगी कि ये किसी बड़ी भाषा की छोटी बहन है। दूसरा, उन अनमोल बस्तों की धूल साफ करनी होगी। उनमें बंद ज्ञान को बाहर निकालकर उसे शोध के लिए, नई पीढ़ी के लिए उपलब्ध कराना होगा। और शायद सबसे जरूरी कदम, जो किसी सरकारी योजना का इंतजार नहीं कर सकता, सबसे जरूरी कदम है सगर्व कहना, पूरे आत्मविश्वास के साथ, बिना किसी शर्म के कहना कि गढ़वाली भाषा है। जब तक हम खुद इसका सम्मान नहीं करेंगे, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसे जगह नहीं देंगे, तब तक दुनिया कैसे करेगी? सम्मान भीतर से आता है, 8वीं अनुसूची से नहीं। तो बच्चों के एक मासूम सवाल से शुरू हुई ये पड़ताल हमें भाषा की पहचान, संस्कृति के संकट और राष्ट्रीय गौरव के बड़े सवालों तक ले आई। हमने देखा कि भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी पहचान की जड़ है। वो हमारी माँ की लोरियों में है, हमारे पुरखों के किस्सों में है और हमारे भविष्य की संभावनाओं में है। बिल्कुल। और ये पूरी चर्चा एक जरूरी सवाल पर हमें छोड़ जाती है। डी वेलरा का चुनाव हमें सोचने पर मजबूर करता है कि किसी समुदाय की असली पहचान क्या है। क्या वो राजनीतिक नक्शों और सीमाओं से बनती है, या उस अनूठी आवाज से जो पीढ़ियों से उसकी आत्मा में गूंज रही है? इस पर विचार करना दिलचस्प होगा।